आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 21। और आज हम पढ़ने वाले हैं लता मंगेशकर जी द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू को लिया था नसरीम मुन्नी काबी ने। और इस चैप्टर का नाम है लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस, यानी लता मंगेशकर जी अपनी ही आवाज़ में। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इंट्रो पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि अपने जीवन काल में लता मंगेशकर जी ने भारत के इतिहास के बहुत से आश्चर्यजनक बदलावों को देखा है। साथ ही उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में बदलाव के लिए अपना योगदान भी दिया है, उसमें मदद भी की है। और इन्हें भारत के सबसे महान सिंगरों में से एक जाना जाता है। इन्होंने अनगिनत अवार्ड्स को जीता है। इन जिस अवार्ड्स में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में इनको मिला था और एक असाधारण पहचान भी मिली। इसके साथ साथ इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 2001 में इससे सम्मानित किया गया। अब ये स्पेशल इंटरव्यू हमने पहले ही बता दिया था। ये इंटरव्यू लिया है नसरीन मुन्नी काबी ने। ये एक फिल्म इतिहासकार हैं और साथ ही एक राइटर भी हैं। अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जिसमें नसरीन मुन्नी काबिर लता मंगेशकर जी से पूछती हैं कि कैसे और कब आपने संगीत शुरू किया, आपने गाना गाना शुरू किया। लता मंगेशकर जी बताती हैं, बचपन से ही मैं बाबा को गाते हुए सुनती थी और उनकी हर एक धुन मुझे याद रहती थी, पर उनके सामने गाने के लिए मेरे अंदर कभी भी साहस नहीं हुआ। एक दिन वो अपने एक स्टूडेंट, यहाँ पे शागिर्द का मतलब है कि स्टूडेंट, एक अपने यंग स्टूडेंट को रागपुरिया दांसरी नाम का एक संगीत सिखा रहे थे। किसी वजह से उन्हें कमरे से बाहर जाना पड़ा। बाबा का वो स्टूडेंट अभी भी उस संगीत में जारी था, यानी अभी भी वो संगीत को गा रहा था। मैं बाहर खेल रही थी और मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मुझे महसूस हुआ कि वो लड़का सही नहीं गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और उसको बताया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं गा रहे हो तुम, इसको इस तरीके से गाना चाहिए। और मैंने वो धुन गाना शुरू कर दिया। उसी पल मेरे फादर अंदर आए और मेरी आवाज़ सुनी। उन्होंने मेरी मदर को बुलाया और कहा मेरी मदर से कि ये देखो, हमारे पास एक इतनी अच्छी सिंगर है घर पर और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। तो सुबह के 6 बजे बाबा ने मुझे जगा दिया और मेरे हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तानपुरा थमा दिया और कहा कि अब से तुम संगीत सीखने वाली हो। हमने एक ही साथ एक रागा से शुरुआत की और वही दिन था जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया था। मुझे लगता है कि उस समय मैं 5 साल की रही होंगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दी है इनके नाम की, NMK और LM, यानी लता मंगेशकर। तो NMK पूछती हैं कि जब आपने पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस की, यानी पब्लिक के सामने आपने स्टेज परफॉर्मेंस की, तब आप कितनी उम्र की थी और ये कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई। लता मंगेशकर जी जवाब देती हैं इंटरव्यू का कि ये 1930 की 1930 के एंड की बात है, यानी 1930 ख़त्म होने वाला ही था। बाबा की थिएटर कंपनी एक टूर पर सोलापुर गई हुई थी। सोलापुर में एक दिन कुछ लोगों ने उनसे एक कॉन्सर्ट में गाने के लिए कहा। मैं उन सभी की बातें सुन रही थी और बाबा से पूछा, क्या मैं भी आपके साथ गा सकती हूँ। बाबा हंसते हुए पूछते हैं कि क्या तुम गा सकती हो, क्या तुम क्या गाओगी। इसमें मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं गा सकती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम क्या गाने वाली हो, कौन सा राग गाने वाली हो। तो लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया, खम्बावती, मैं खम्बावती गाऊंगी और उसके साथ साथ 2 सॉन्ग्स भी गाऊंगे। आखिरकार वो मुझे स्टेज पर गाने देने के लिए राजी हो गई। अब ये म्यूज़िक प्रोग्राम सोलापुर के न्यूटन थिएटर में हो रहा था, जहाँ पर बाबा के आने से पहले ही मैं स्टेज पर गाना गा रही थी खम्बावती, और उसके बाद 2 मराठी गाने भी गाए। फिर पूरी रात मेरे बाबा ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी रात मेरे फादर ने गाना गाया। मुझे याद है कि मुझे नींद आ रही थी, मेरा सिर बाबा की गोद में था और यही मेरी फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस थी। मैं उस समय 9 साल की थी और मैंने बाबा के साथ और भी कॉन्सर्ट में गाया है। और जब मैं 11 साल की हुई तो हमने एक साथ एक रेडियो पर गाना गाया। नेक्स्ट NMK पूछ रही हैं कि बचपन में क्या आप और आपकी बहनें बहुत क्लोज हुआ करती थी, बहुत करीब हुआ करती थी। लता मंगेशकर जी जवाब देती हैं कि हाँ, हम बहुत ही क्लोज थे और हम अभी भी बहुत क्लोज हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। हमारी फैमिली मिलजुल कर रहती है। और हालांकि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम बहुत ही लड़ा करते थे। ये बात वो हंसकर जवाब देती है। एनएम के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, जिसमें ये कुछ लाइनें भी बोलती है। वो कहती है कि आपकी करियर की शुरुआत 1942 में हुई और आप 4 मराठी फिल्मों में काम भी कर चुकी है। 1943 में गजबाऊ
नाम की मूवी में, फिल्म में आपने हिंदी सॉन्ग गाया था अपना पहला? तो लता मंगेशकर जी जवाब देती है यस, मैंने कुछ लाइनें गाई थी, कुछ वर्ड्स उसमें गाए थे, पूरा सॉन्ग मैंने नहीं गाया था। नेक्स्ट एनएम के पूछती हैं कि पहली बार कैमरा फेस करने कैसा लगा, मतलब आपने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? लता मंगेशकर जी जवाब देती हैं कि सच बताऊं तो सच में मुझे एक्टिंग कभी भी पसंद नहीं थी। वो दिन जब मुझे प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम मिला, यानी प्लेबैक सिंगर के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अब और एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे एक्टिंग का काम करना ही नहीं है। भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक गुड पोजीशन मिल गई। एनम की नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है आपके मुताबिक एक अच्छा सॉन्ग कैसा होना चाहिए? लता मंगेशकर जी जवाब देती हैं कि एक अच्छे सॉन्ग के लिए उसके शब्द अच्छे होने चाहिए, सॉन्ग में इमोशनल कंटेंट होना चाहिए यानी भावनाएं होनी चाहिए, साथ ही वर्ड्स सॉन्ग के बहुत ही अच्छी तरीके से वेल लिखे हुए होने चाहिए, धुन भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही जब गाने होते हैं तो बीच बीच में जो ट्यून्स आप निकालती हो मुँह से वो भी बहुत ही सुंदर होने चाहिए, और साथ ही जो सिंगर है वो भी अच्छा होना चाहिए गाने में। अब ये सारी काम ख़त्म हो जाती हैं तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की होती है। डायरेक्टर ही उस सॉन्ग को पिक्चराइज करता है कि वो किस तरीके से सॉन्ग को पिक्चराइज करेगा और फिर बाद में किस तरीके से एक्टर उस सॉन्ग पर परफॉर्म करने वाला है। साथ ही अगर ये सारे एलिमेंट एक सॉन्ग में होंगे तो ये इस सॉन्ग को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। नेक्स्ट एम के पूछ रही हैं कि आपके गानों में किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी झलकती है? लता मंगेशकर थोड़ी शांत रहती हैं, थोड़ा पॉज लेती हैं और फिर कहती है माई कंसंट्रेशन, मैं पूरा ध्यान अपना सॉन्ग पर डालती हूँ, संगीत पर डालती हूँ। जब मैं गाती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मेरा पूरा ध्यान उसे अच्छी बेहतर बनाने में रहता है। एनएम के कहती हैं कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन ये तो रिस्पेक्ट करने लायक है, ये तो सम्मान के लायक है। मैं बहुत ही कम लोगों को ऐसे जानती हूँ जो इतने ध्यान से सुनते हैं और आपकी तरह इतना सतर्क रहते हैं। लता मंगेशकर अपनी तारीफ सुनकर थोड़ी सी स्माइल करती हैं। फिर एनएम के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि आप इतनी भाषाओं में कैसे गा लेती हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं? लता मंगेशकर जी जवाब देती है मैं पहले उस इंसान को सुनता हूँ जो उस भाषा को बोलता है और उसके द्वारा बोलने वाले लिरिक्स को मैं सुनती हूँ ध्यान से। उनकी उस आदमी की, उस पर्सन की प्रोनाउंसिएशन पर मैं ध्यान देती हूँ और एक बार मैं उनके वर्ड्स को सुन लूँ तो मैं उनको हिंदी में फोनेटिकली कन्वर्ट करके फिर उनको गाती हूँ। फिर एनएम ये पूछती हैं कि आप कितनी लैंग्वेज जानती हैं? लता मंगेशकर जी जवाब दिया कि मैं मराठी जानती हूँ, उर्दू जानती हूँ, थोड़ी सी पंजाबी भी, और मैं संस्कृत समझ सकती हूँ, मैंने बंगाली भी सीखी है और मैं अभी तमिल सीख रही हूँ। और मुझे रीड करना और राइट करने में तमिल को लैंग्वेज को रीड और राइट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। एनएम के कहती हैं कि यू आर क्वाइट लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कई भाषाएं बोल सकता है, कि आप तो एक लिंग्विस्ट है। ऐसी क्या वजह है, क्या है जो आप जिसने आपको इतनी भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित किया? आपके सामने इतनी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई आपके अंदर? क्या था जिससे आप प्रेरित होकर आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी? एनएम के ने जवाब दिया, सॉरी लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया कि ये 1946 की बात है। मैं एक फ़िल्म सुभद्रा में काम कर रही थी, उसमें शांता आप्टे उस सुभद्रा फिल्म की स्टार थी। हमने एक साथ गाना गाया और उन्होंने मुझसे बताया कि उन्होंने तमिल में एक सॉन्ग को रिकॉर्ड किया है। मैं बहुत ही जवान हुआ करती थी उस टाइम, मान लीजिए कि मैं करीबन 15 से 16 साल की थी। पर जब मैंने उनकी ये बातें सुनी तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी और भाषाएं सीखूं जिससे कि मैं दूसरी भाषाओं में गा सकूं। एनएम के ने कहा, एनएम के इस बात पर कहती हैं कि आपके अंदर एक असाधारण सी जिज्ञासा है, एक प्यास है, एक नॉलेज की, ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्यास है, और साथ ही अपने आप को बेहतरीन बनाने का एक दृढ़ संकल्प है आपके अंदर। आप कितनी भाषाओं में गा चुकी हैं अब तक? तो लता मंगेशकर जी जवाब देती है मैं अब तक 36 लैंग्वेज में गा चुकी हूँ। मैंने हर इंडियन लैंग्वेज में गाया है, साथ ही डच लैंग्वेज में, रसियन में, फिजियन में, स्वाहिली में और इंग्लिश में, इन सभी भाषाओं में मैं गा चुकी हूँ। एनएम के कह रही हैं और नेक्स्ट में कि मैंने आपकी वंडरफुल डबल एल्बम लता मंगेशकर लाइव एट रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन इसको सुना है, जिसमें दिलीप कुमार ने आपको एक लिटिल सिस्टर विद अ वॉइस के नाम से
आपको इंट्रोड्यूस कराया, आपकी पहचान कराई और साथ ही बहुत सारी बातें भी बताई आपके बारे में। और साथ ही आपने बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया था। क्या आप बता सकती हैं कि क्या डिफरेंस है यूके की ऑडियंस में और यूएस की ऑडियंस में? क्या उनमें क्या अंतर हो सकता है? जब आपने परफॉर्म किया था तो यूके और यूएस की ऑडियंस ने किस तरीके से रिएक्ट किया था? लता मंगेशकर कहती हैं, जवाब देती हैं कि समय अब बदल चुका है। मुझे लगता है कि यूके की ऑडियंस वार्मर थी, यानी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, उत्सुक वाले भाव की थी। एनएमके कहती है कि 1974 में आपको ईएमआई द्वारा गोल्ड डिस्क से प्रेजेंट किया गया, आपको सम्मानित किया गया, क्योंकि आपने आप वर्ल्ड की मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट बन चुकी थी। यानी आप ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसने सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया था। यू आर द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू रिसीव द गोल्ड डिस्क, और आप ही एक ऐसी पर्सन हैं इंडिया में जिसको ये गोल्ड डिस्क सबसे पहली प्राप्त हुई। 1979 में आपने फिर से रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था, और इस बार आप रैन ऑर्केस्ट्रा के साथ आपने परफॉर्म किया, जिसको लीड कर रहे थे ईडी वर्स। आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस समय? लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया कि बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस था, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत से गाने गाए थे और साथ ही मैंने मीरा भजन भी गाए थे। और फिर एनाम के ने पूछा कि क्या आप एक हैप्पी पर्सन हैं? क्या आप हमेशा खुश रहते हैं? लता मंगेशकर जी जवाब देती है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, सकारात्मक सोचती हूँ, और मेरे पास कुछ और सोचने का या फिर कुछ और करने का समय ही नहीं होता। मैं हमेशा बिजी रहती हूँ। आई वॉज ऑलवेज सो बिजी वर्किंग। काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, और कुछ हद तक कुछ लोग मेरे मूड को समझ नहीं पाते। मैं हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, पर अपने अंदर जो चल रहा है, मेरे अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं, जो मैं महसूस कर रही हूँ, उसको मैं दूसरों को शो नहीं होने देती, उनको नहीं पता चलने देती। एनएम के कहती हैं कि मुझे लगता है कि आपको कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने कुकिंग कहाँ से सीखा? लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया कि मैंने अपनी नानी और अपनी माँ से कुकिंग करना सीखा, कि कैसे कुक करते हैं, कैसे खाना पकाते हैं। मैंने तब खाना पकाना सीखा जब मैं बहुत ही यंग हुआ करती थी। मैं लंच बनाती थी और डिनर बनाती थी अपने घर पर। मैं इतनी जल्दी, बहुत जल्दी खाना पकाती थी, और किचन हमेशा मेरा नीट एंड टाइडी, साफ़ सुथरा रहता था जब मैं अपना काम ख़त्म कर देती थी। पर आनंद यानी खुशी खुशी उस कुक बनाने में, यानी खाना बनाने में नहीं, बल्कि उसमें है जब लोग आपके बनाए हुए खाने को टेस्ट कर रहे हो और वो कह रहे हो कि उन्हें आपका बनाया हुआ खाना पसंद आया है। यही मुझे खुश करता है। एनएम के पूछती हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफी के लव के पीछे क्या कारण है? यानी आपको फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है, आप प्यार करती हैं फ़ोटोग्राफी से, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? लता मंगेशकर कहती हैं कि 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब मैं बाहर एक आउटडोर शूट कर रही थी, जिसमें एक पिक्चर ली गई थी रिवर के पास एक आदमी की खड़ी होने की। यानी एक आदमी रिवर के पास खड़ा था, तब उसकी तस्वीर ली थी। तब से ही मेरी इस फोटोग्राफी में रुचि बढ़ चुकी थी। मेरा मन करने लगा फोटोग्राफी में। मैंने इस बारे में माधवराव शिंदे, ये फिल्म के एडिटर थे, उनको बताया कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, फोटोग्राफी में। तो उन्होंने मुझे कुछ बेसिक्स सिखाए। उन्होंने मुझे सिखाया फिल्म को लोड करना, किस तरीके का कैमरा मुझे बाय करना चाहिए, यानी ख़रीदना चाहिए। और मेरे पास जो फर्स्ट स्टिल कैमरा था वो था रोलेफिक्स का एक कैमरा था, जिसको मैंने उस समय 1200 रुपये में ख़रीदा था। एनएम के कहती है कि मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर सॉरी, मेरा मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए होंगे तब जब आपने ए मेरे वतन के लोगों वाला गाना गाया था अपनी कंट्री के लिए। ये कब हुआ था? लता मंगेशकर जी जवाब देती हैं, जब चाइनीज़ ने इंडिया पर अटैक किया था 1962 में। तो अब प्रदीप जी ने मुझे मेरे ये गाना लिखा था, प्रदीप जी ने, और इस गाने को मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली में गाया था रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी 1963 में। जब मैंने इस गाने को फिनिश किया और मैं स्टेज के पीछे जाकर बैठी और मैंने एक कॉफ़ी मंगाई, तभी महबूब जी बड़ी तेज़ी से मेरे पास आए और उन्होंने कहा, लता जी कहाँ है? लता है, वेयर इज़ लता? लता जी, ठीक है। इतना कहते ही पंडित जी, वो कहते हैं कि पंडित जी यानी नेहरू जी आपको बुला रहे हैं। तब मैं उनके पीछे पीछे गई, ठीक है, और पंडित जी ने मुझे देखा। वो
अपनी चेयर से या फिर कहीं पे जहाँ पे बैठे थे वहाँ से उठे। वहाँ पे साथ साथ उनके साथ इंदिरा जी भी थी और बहुत से पॉलिटिशियन लोग भी थे। महबूब साहिब ने मुझे परिचित कराया उनसे। उन्होंने कहा दिस इज़ लता मंगेशकर। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा बेटा तुमने तो मुझे रुला ही दिया था। चाइल्ड यू हैव बोट टीयर्स टू माई आइज टुडे, यानी आपने मेरी आंखों में आज आंसू ला दिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम घर जाने वाले हैं, हमारे साथ आओ और हमारे साथ एक चाय पियो। ठीक है। इसके बाद हम तीन मूर्ति भवन गए जहाँ पर उस समय प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनएम की पूछती है कि क्या पंडित जी से आपकी फिर से मुलाकात हुई। तो लता मंगेशकर जवाब देती है हाँ, एक बार चैरिटी शो हुआ था बॉम्बे में, वो वहाँ पर आए थे और मुझे विश्वास है कि ये उस समय 1964 का समय होगा और ये इवेंट हुआ था ब्रेबोर्न स्टेडियम में। जब मैं स्टेज पर थी तो मेरे पास एक मैसेज आया, वो था पंडित जी के पास से, यानी पंडित जी ने मेरे पास एक मैसेज भिजवाया था जिसमें लिखा था कि मुझे गाना सुनना है ए मेरे वतन के लोगों। तो मैंने उस गाने को गाया वहाँ पर। फिर एनएम के पूछती है कि आप किस तरीके का म्यूज़िक सुनती हैं और क्या आप क्या रीड करते हो। लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया, लता मंगेशकर जी ने, कि मैं एक क्लासिक म्यूज़िक सुनती हूँ, कभी कभार मैं गज़ल्स भी सुनती हूँ। मुझे हिंदी और मराठी की नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, मुझे डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना पसंद है और साथ ही मुझे गर्व है कि मेरे पास शेरलॉक होम्स, जासूस शेरलॉक होम्स की कहानियों का एक कलेक्शन भी है। मुझे गालिब पसंद है, साथ ही इनकी कंटेम्प्रीज भी पसंद है, जोक भी पसंद है, मोमेंट्स भी पसंद है। साथ ही हिंदी और मराठी की पोइट्री भी मैं कभी कभी इंजॉय कर लेती हूँ। साथ ही फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा एनएम के जी ने, व्हाट डस म्यूज़िक मीन्स टू यू, आपके लिए म्यूज़िक क्या है। एनएम की जवाब देती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा भगवान है। द प्रेयर इज़ माई म्यूज़िक, ठीक है, प्रार्थना ही मेरा गाना है। ये मेरे फादर की तरह है, यही मेरी मदर की तरह है। यानी क्या कह रही हैं वो, कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी भगवान है, मेरी प्रार्थना ही मेरा संगीत है और मेरे फादर मदर ये सब मेरा संगीत है। और थैंक्स टू म्यूज़िक आई एम हु आई एम टुडे, मैं संगीत को धन्यवाद देती हूँ कि जिस वजह से मैं आज यहाँ हूँ, ये मेरी पहचान है। हर लोग मुझे पहचानते हैं, सभी लोग मुझे, जहाँ पर मैं जाती हूँ सब मुझे पहचान लेते हैं इस संगीत की वजह से ही। बट द ग्रेटेस्ट थिंग्स आई हैव रिसीव वेदर फ्रॉम द किंग और पॉपर इज लव, चाहे अमीर हो या गरीब, सबसे मुझे एक ही चीज़ मिली है, वो है लव। फिर आशा भोसले ने इनके लिए एक क्वाइट भी लिखी है, वर्क इज वर्शिप फॉर हर, सी एक्सेल इन म्यूजिक, कि काम ही इसकी प्रार्थना है, ठीक है, काम ही इसकी पूजा है और इन्होंने इसमें महारत हासिल की है और ये एक एक्सपर्ट हो चुकी हैं इसमें। इस तरीके से ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है, सॉरी पोएम नहीं, स्टोरी कंप्लीट होती है, जिसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।